दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान यूपी के चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं छत्तीसगढ़ की योजनाओं को चुनावी राज्यों के मैनिफेस्टो में शामिल करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को बेटे की शादी के लिए आमंत्रित किया। सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई घटानी है तो बीजेपी सरकार हटानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार किसानों को कुचलने का काम कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान उड़ता पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आबकारी नीति पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से शराब की व्यवस्था की थी, घर घर पहुंचाने और ऑनलाइन शराब की भी नीति बनाई गई थी। कांग्रेस सरकार ने पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। रतलाम के सुराना गांव में दो समुदायों के बीच विवाद के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वे जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करेंगे। गोवा विधानसभा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। बता दें कि लुई जिन्हो फालेरो फारतोडा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मनोहर पर्रिकर की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सरदेसाई फारतोडा मौजूदा विधायक हैं। अब लुई जिन्हो के इस सीट से उम्मीदवारी तय होने के बाद मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को सीएम का चेहरा बनाया है, जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित पालेकर पेशे से वकील हैं और भंडारी समुदाय से आते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमित गोवा के हर समुदाय के लोगों की मदद करते आए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा मदद कोरोना के दौरान की है। मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर आईएनएस रणवीर में एक आंतरिक कंपार्टमेंट में विस्फोट हुए धमाके में 3 नौसैनिक शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हुए। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि नेवी ने धमाके की जांच के आदेश दिए हैं। आईएनएस रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। एयर इंडिया की फ्लाइट्स आज अमेरिका नहीं जाएंगी। यूएस एयरपोर्ट्स पर 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत होने से विमान का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने का खतरा है। आज यानी बुधवार को एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका नहीं जाएंगी। एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि बुधवार को न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यू जर्सी की उड़ानें संचालित नहीं होंगी। सपा नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपर्णा को बीजेपी डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी की कार्यशैली पसंद आई है। उनके बीजेपी में सदस्यता लेने पर उनका स्वागत करते हैं। विश्वास है कि अपर्णा भाजपा के साथ मिलकर मजबूती प्रदान करेंगी। भोपाल के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राधेलाल बघेल को निष्कासित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व विधायक के बयान से पार्टी की छवि धूमिल हुई। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के छुई खदान के मंगल भवन में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ सकती है। दरअसल 31 जनवरी को धान खरीदी की अंतिम तारीख है। ऐसे में कल तक 71,37,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो पाई है, जबकि इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसके हिसाब से लगभग 68% धान ही खरीदा गया। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होते ही धान खरीदी में तेजी आई है। एक ही दिन में 43,000 किसानों ने धान बेचा है, जिसकी वजह से एक दिन में 2 लाख टन की धान खरीदी हुई है। वहीं अब तक 71,000 से भी ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है। प्रदेश के सभी 2,484 खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हुई है। भिंड की सिंध नदी में हो रहे रेत के अवैध खनन को लेकर दायर याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 6 फीट खनन की इजाजत दी गई है, लेकिन नदियों को 200 फीट तक खोदा जा रहा है। रोजाना सैकड़ों डंपर रेत का उत्खनन हो रहा है। मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 53 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,73,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 88 लाख के पार चले गए।
देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 158 करोड़ 9 लाख के पार चला गया है, जिसमें 91 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 66 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं एमपी में 10 करोड़ 79 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,207 केस सामने आए और मौत का आंकड़ा भी मंगलवार को 53 तक पहुंच गया। हालांकि अब तक ओमिक्रॉन के एक भी केस सामने नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लगने पर खुशी जताई। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। 15 से 18 साल के आयु वर्ग में अनुमानित 7 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। इनमें से 3 करोड़ से भी ज्यादा आबादी को अब तक वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश और 400 से ज्यादा कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की तीनों कोर्ट आज नहीं बैठेगी। शीर्ष अदालत के 32 न्यायाधीशों में से 10 न्यायाधीश और लगभग 3000 कर्मचारियों में से 400 से ज्यादा संक्रमित हैं। रायपुर में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या आधी हो गई है। कोरोना के डर के कारण लोग यात्रा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक हफ्ते में 44% हवाई यात्री घट गए हैं। वहीं उड़ानों के संचालन में भी 24% की कमी आई है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग यात्रा कर रहे हैं। रायपुर में 18 दिन के अंदर 30,000 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब पोस्ट कोविड प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में औसत 1700 मरीज रोजाना ठीक हो रहे हैं। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में 24 घंटे के अंदर मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक 24 घंटे में 116 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए। वहीं एमपी में अब तक 705 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एमपी की संक्रमण दर 9.82% और रिकवरी दर 93.43% है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,597 नए मामले आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 43,973 हो गई। 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। इधर 3,063 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। ग्वालियर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 725 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। एक संक्रमित मरीजों में पुलिस, सीएमएचओ, डीएचओ समेत 12 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हैं। इंदौर में दिल्ली, जबलपुर और हैदराबाद की 8 उड़ानें फिर रद्द हो गई हैं। 10 दिन में 20 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते यात्री भी कम हुए हैं। बता दें कि इंदौर में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2047 नए मामलों की पुष्टि हुई। सुकमा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी होने का IBC 24 का पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। जबकि फिलहाल सुकमा जिले में लॉकडाउन जैसे कोई भी हालात नहीं है, लेकिन पिछले साल की वीडियो को वायरल कर सुकमा में दुकानों के खुलने की नई गाइडलाइन जारी होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। एमपी में टीकाकरण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 10 करोड़ 79 लाख 62,498 लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें 5 करोड़ 66 लाख 22,125 को पहला और 5 करोड़ 9 लाख 16,604 को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 33 लाख 7,073 किशोरों को भी वैक्सीन लगी है, जबकि 4 लाख 23,000 को प्रिकॉशन डोज लगाया गया। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण तेजी से जारी है। प्रदेश में 100% पहले डोज के मामले में एक कदम से दूर है। यानी 99% लोगों ने टीका लगवाया है। वहीं 68% लोगों को दोनों डोज लगे हैं, जबकि 53% किशोरों को पहला और 53% यानी कि 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। राजधानी में टीकाकरण के लिए अतिरिक्त टीमें भी तैनात होंगी। रायपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। रायपुर में वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोल बाजार थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ तोड़फोड़ की FIR दर्ज की गई थी। बता दें कि राजीव गांधी आवास परिसर में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने बेलहल्ला कैफे में दबिश दी, जहां हुक्का पिलाते मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 युवती और 4 युवक भी हुक्का पीते हुए पकड़े गए। वहीं पुलिस ने कैफे से हुक्का पॉट, फ्लेवर समेत 20,000 का माल जब्त किया। भिंड के इंदूरखी गांव में बीते 4 दिनों में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी है। इन मौतों की वजह जहरीली शराब होना बताया गया। मामले में एसपी ने 2 TI को निलंबित कर 5 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में मेडिकल दुकान संचालक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दवाई के पैसे मांगने पर बदमाशों ने मेडिकल दुकान संचालक पर हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सारंगढ़ उप जेल में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। कैदी दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था। वहीं उप जेल में 6 महीने के अंदर दूसरी आत्महत्या की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से पुलिस की कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। खंडवा के मुंदी थाना स्थित ग्राम अंजनिया कला रोड पर एक कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पीएम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने कार संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पन्ना के सिमरिया थाना क्षेत्र में घने कोहरे के कारण एक वाहन अनियंत्रित होकर घर से टकरा गया। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज अमानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रायपुर के धरसीवा इलाके के धनेली गांव में सीलिंग की जमीन छुड़वाने के नाम पर किसान से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कबीरधाम जिले के सूरजपुरा गांव में आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए की ठगी का मामला आया। पीड़ित ने पोंडी चौकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतलाम के सुराना गांव के 2 समुदाय में विवाद की स्थिति बन गई। एक समुदाय के लोगों ने घर के सामने ये मकान बिकाऊ लिखा दिया, साथ ही वर्ग विशेष के लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने पलायन की चेतावनी दी है। कटनी के धौराकांटी गांव के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा घर जलकर खाक हो गया। धौराकांटी गांव में रहने वाले सेठ बाबा ने ठंड से बचने के लिए रात को अलाव जलाया था। आशंका है कि उसी की वजह से घर में आग लगी होगी। पेंड्रा पुलिस ने एमपी से बाइक चोरी कर छत्तीसगढ़ में बिक्री करने वाले बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। शिवपुरी के पोहरी जनपद के लेखापाल का अश्लील वीडियो बनाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेखापाल का अश्लील वीडियो बनाकर एक युवक और 2 युवतियों ने 2 लाख रुपए वसूली की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं के आने का सिलसिला जारी है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। रायपुर में भी रात का पारा 2 डिग्री तक नीचे गिर गया है। वहीं आने वाले दिनों में भी तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना है, जबकि सरगुजा संभाग में शीतलहर चलने की संभावना है। तो वहीं पेंड्रा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण घास पर ओस की बूंदें जम गई है। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पहुंच गया, तो वहीं अमरकंटक का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। बादल छटने के बाद इलाके में काफी ठंड बढ़ी है। वहीं अमरकंटक में कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज्यादा ठंड के कारण मैनपाट के कमलेश्वरपुर और नर्मदापुर इलाके में ओस की बूंदें जम गई है। वहीं मैनपाट और सामरीपाट का तापमान 3 डिग्री के करीब पहुंच गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। ये बैठक वर्चुअली तौर पर 27 जनवरी को होगी, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली तौर पर कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों के साथ जुड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। अखिलेश ने कहा कि हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। उम्मीद है हमारी विचारधारा वहां पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कार्यकाल के 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने के निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी।